न पैसा बड़ा न पद बड़ा, बड़ा वही जो मुसीबत में खड़ा। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का एक बार पुनः है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था। आज अपना सेकंड पार्ट है पॉलीमर चैप्टर का। आपको 10 के चैप्टर में एंडिंग में क्वेश्चंस करवाए थे। आपको किसी क्वेश्चंस को लेकर डाउट है, देखते हैं आप रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन अभी नहीं दे रहा हूं मैं, कल भी नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहा हूं, जिससे यदि कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो वो बिल्कुल उसको कवर कर ले। उन बच्चों की दिक्कत को देखते हुए एक बार मैं आपको उन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन को आपको नहीं करवा रहा हूँ। जिससे किसी बच्चे का पीछे का रह गया हो तो वो उसे कवर कर ले। ध्यान रहे, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ कहीं कोई दिक्कत है उसके बारे में। कल की बात करते हैं। कल अपन जो पढ़ रहे थे बेटा बहुलक के बारे में पढ़ा। बहुलक क्या होते हैं? पॉलीमर, जो दो ग्रीक शब्द पोली व मर से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट और यूनिट, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके बहुत से अनेक भाग हो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहद अणु होते हैं जिनका निर्माण समान या असमान छोटे व सरल अणुओं के परस्पर जुड़ने से होता है। छोटे 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 और छोटे, सरल व छोटे अणुओं के मिलने से जुड़ने से एक वृहद अणु का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर कहते हैं। छोटे छोटे अणु जो पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं उनको कहते हैं एकलक। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं रिवाइज कर दूं। एकलकों की संख्या कितनी होनी चाहिए बहुलक बनाने के लिए? तो क्या होनी चाहिए? 100 के इक्वल या 100 से ज्यादा होनी चाहिए। एकलक अणु परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, कल बताया था आपको, वांडर वाल फोर्स द्वारा या कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच होकर और एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिनको पॉलीमर कहा जाता है। सबसे पहला पॉलीमर जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया गया था वो था पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसके बारे में अपन ने कल सारा रीड किया था। यदि अपन बात करें एकलक और बहुलक बनने को अपने इक्वेशन के द्वारा कल भी दिया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पुनः आपको रिवाइज कर पा रहा हूँ। एकलक है, एन इकाइयां आपस में जुड़ेंगी और ये जो मोनोमर होंगे एन इकाइयां हाइड्रोजन बॉन्ड या VWF वांडर वाल फोर्स या कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में बॉन्डेड होकर बहुलक का निर्माण करती है, जिसकी संरचना को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। सामान्य भाषा में बहुलक को प्लास्टिक भी बोला जाता है। फिर अपन ने एकलक के कल एग्जाम्पल लिए थे, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एथेन, स्टाइरीन, वाइनिल क्लोराइड, और आपस में बहुलकन या बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बहुलक बनाते हैं। ग्लूकोज से सेलुलोज या स्टार्च, एथेन से पॉलीथेन, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन। इस तरह से जो बहुलकों के अपन ने एग्जाम्पल लिए थे। फिर बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान होता है 10⁻³ से 10⁻⁷ एकीकृत द्रव्यमान U अनफीड मोश होता है। फिर अपन ने एकलक और बहुलक के मध्य अंतर का क्वेश्चन किया था। तो आई होप आपने कल जो सारा पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे ढंग से आपने तैयार किया होगा और आपको तैयार करना भी चाहिए। फिर उसी से रिलेटेड आपको ये बताया था कि बहुलक जो होते हैं वो वृहद अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? वृहद अणु होते हैं, किंतु सभी वृहद अणुओं का बहुलक होना आवश्यक नहीं।
एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में करवाया था मैंने, एग्जाम्पल दिया था प्रोटीन और क्लोरोफिल का। प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है? छोटी इकाई क्या होती है? कम आणविक द्रव्यमान वाला पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा कोई सरलतम यूनिट, छोटा पार्ट नहीं होता। तो क्लोरोफिल वृहद अणु है, बहुलक नहीं है। लेकिन प्रोटीन वृहद अणु भी है और बहुलक भी है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन को। उसके बाद बहुलक का निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुलकों का निर्माण कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अणुओं से होता है। इनका आकार बड़ा होता है। इस बड़े आकार के कारण ही बहुलकों के गुण विशिष्ट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें रिपीट कर दूं, बहुलकों का बड़ा आकार होने के कारण ही इनका जो गुणधर्म होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट गुण के पीछे इनका वृहद बड़ा आकार का होना ही होता है। उसके बाद बेटा अपन लेते हैं बहुलकों का वर्गीकरण। अगला जो पॉइंट आज की क्लास में अपन बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ते हैं बेटा। बहुलकों को कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अपन यहां पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखो कई आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, स्रोतों के आधार पर। सेकंड है एकलकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, एकलकों के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है बहुलीकरण के आधार पर, बहुलीकरण या बहुलकन के आधार पर। और चौथा जो है वर्गीकरण बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है पांचवा, बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर। बहुलकों के तापमान की और व्यवहार के आधार पर। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर। बेटा जब भी आपको ये अपने नोटबुक में राइट करते हैं तो पेज को इसी तरह से आप इस तरह से राइट करें आप इसको, जिससे आपके पेज में ये क्लासिफिकेशन का चार्ट प्रॉपर आ जाएगा। बहुलकों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले अपन इनका पूरा एक चार्ट बना लेते हैं, जिसे आपको याद करना बहुत ईजी रहेगा। अब एक एक को स्टार्ट करते हैं। स्रोतों के आधार पर बहुलक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वो जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। जिनका प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है मैन मेड, वो कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक। और जिनको मॉडिफाइड किया जाता है केमिकल मिलाकर और लेबोरेटरी के अंदर उनको अपडेट किया जाता है, उनके गुणों में उनकी क्वालिटी में सुधार किया जाता है, वो कहलाते हैं अर्ध संश्लेषित पॉलीमर। जैसे वल्नीकृत रबर, वो कमजोर होता है, तनन सामर्थ्य कम होती है, घिसने वाला होता है, तो उसको क्या करते हैं सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्नीकरण कहते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में अपन पढ़ेंगे वल्नीकरण की प्रक्रिया क्या है, वल्नीकृत रबर क्या है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अर्ध संश्लेषित प्रकार के बहुलक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तीन आधार हैं स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। एकलकों के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन समबहुलक,
होमोपोलीमर ऐसे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में बॉन्डेड होती हैं, जुड़ती हैं, बंधित होती है, एकलकों के आधार पर क्या कहलाते हैं? समबहुलक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये क्या है? समबहुलक के एग्जाम्पल। एक एक को अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में दूसरे होते हैं विषम बहुलक, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, विषम बहुलक कहलाते हैं। जैसे नाइलॉन डबल सिक्स है, इसके निर्माण में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन व एडीपी कमल पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों मोनोमर डिफर हैं, अलग अलग है, तो कैसा? विषम बहुलक या सह बहुलक हो गया। इसी को अपन क्या बोलेंगे? या सह बहुलक। कोपोलीमर। फिर बहुलीकरण या बहुलकन के आधार पर दो प्रकार हैं, एक योगज बहुलक और दूसरे होते हैं संगनन बहुलक। योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बने तो वो कौन से होंगे? योगज बहुलक कहलाएंगे। और संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बने, संगनन का मतलब छोटे अणु का निष्कासन होता है। कब? जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, जैसे HCl है, अल्कोहल है, जल का अणु है, यदि वो निकलता है तो संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। और इससे बना हुआ बहुलक क्या कहलाएगा? संगनन कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। और छोटा अणु नहीं निकले एकलकों के जुड़ने पर तो बना हुआ बहुलक क्या कहलाएगा? योगज बहुलक। और योगज बहुलक कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? योगात्मक बहुलीकरण की या योगज बहुलीकरण की प्रक्रिया के आधार पर। फिर संरचना के आधार पर रेखित तीन प्रकार है, रेखित, शाखित श्रृंखला और तीसरे होते हैं तिर्यक जाल बहुलक, नेटवर्क। जो पॉलीमर है वो संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार हो गए। नाउ नेक्स्ट, बहुलकों के तापमान के और व्यवहार के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये भी। एक होता है ताप सुगट्टे, इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी। ताप सुगट्टे और दूसरे होते हैं ताप दृढ़, जिनको बार बार गर्म कर दूसरी आकृति में बदला जा सके, ताप सुगट्टे। और जिनको एक बार किसी आकृति में डाल दिया पुनः गर्म करें तो उनको नई आकृति में नहीं डाला जा सकता, वो नहीं पिघलते, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। रीजन बिल्कुल सिंपल सा आगे अपन पढ़ेंगे कि ताप दृढ़ बहुलकों को जब एक बार पहली बार गर्म करते हैं तो एकलक इकाइयों के मध्य तिर्यक बंध बन जाते हैं, क्रॉस लिंक बन जाते हैं, जिससे दोबारा गर्म करने पर ये नहीं पिघलते, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। जैसे बकेलाइट है, ताप सुगट्टे का एग्जाम्पल है अपन, PVC है, पॉलीथीन है, ये ताप सुगट्टे बहुलक में आएगा। और लास्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, प्रत्यास्थ एक प्रकार पहला और दूसरे होते हैं रेशे बहुलक। तो ये सारा बहुलकों का वर्गीकरण है। और पूरे वर्गीकरण को मैंने पहले एक चार्ट में ले लिया, जिससे इनको याद करना, इनके एग्जाम्पल को याद करना बिल्कुल इजी रहेगा। और इस मेथड को अप्लाई करके आपके लिए अपने इस पॉइंट को बहुत इजी अपन ने कर लिया है। और आप इसी से इसको आप तैयार करेंगे, पढ़ने के बाद आप रफ कॉपी में बनाएंगे और इसे बोल बोल कर इसको आप तैयार करेंगे, रेगुलर वीडियोस देखेंगे, जिससे आपका आने वाला जो एग्जाम वगैरह होंगी उनमें आपका बहुत ही इजी वे में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। फिर अपन एक एक को अब एक एक का वर्गीकरण अपन स्टार्ट करते हैं स्रोत के आधार पर, बेस्ड ऑन सोर्सेज, बेस्ड ऑन सोर्स। स्रोत के आधार पर बहुलकों को अभी अपन ने लिया, तीन प्रकार में वर्गीकृत किया, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। तो सबसे पहला लेते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। देखिए बेटा, प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? अभी मैंने बताया ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, गॉड इज ग्रेट, भगवान ही उनको बनाता, भगवान की लेबोरेटरी में तैयार होके आते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। जैसे अपने शरीर में पाई जाने वाला प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसे स्टार्च, ऐसे न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही आपका रबड़, ऊन,
वूल होती है, सेलुलोज, ये सब एग्जाम्पल किसके? प्राकृतिक बहुलक के हो जाएंगे। आपको बता दूं, ये जो अपन ने चार्ट पढ़ा, वर्गीकरण का पता होना चाहिए और सभी के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। आपके कंपटीशन के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके रोमनी होंगे, विश्वास करो आप। तभी मैंने चार्ट बनाया। एकलक क्या है? बहुलक का वर्गीकरण में कौन सा प्रकार है, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसका एग्जाम्पल क्या है। बहुत इजी है इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जाम्पल यदि याद हो तो बहुत इजी वे में इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को आप इजी वे में सोल्व कर देंगे। तो तभी एक इजी चैप्टर आपका स्टार्ट किया है जो आपके बढ़िया रिजल्ट में आपकी हेल्प करेगा। तो इसे आप तैयार करें, हार्ड वर्क करें। मैं टोटली ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल आप बनाएं और चार्ट बनाकर और रेगुलर उनको तैयार करें। अगला जो वर्गीकरण है, प्राकृतिक जो बहुलक है ये पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये किन में पाए जाते हैं? आप जानते हैं सभी किन में पाए जाते हैं? ये पादपों व जंतुओं में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल, दूसरा जो इसका स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण वो है संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में एकलकों द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? संश्लेषित बहुलक। अर्थात ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मानव द्वारा प्रयोगशाला में कम अणुभार वाले एकलकों से किया जाता है, मैन मेड, मानव निर्मित या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है अपन देखें, पॉलीथीन, पीई, बेटा आपको शॉर्ट फॉर्म आपको आगे करवा दी जाएंगी। वैसे शॉर्ट फॉर्म पूरा नाम भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है। पीई का पूरा नाम लिखो, क्या होगा? पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन, मैन मेड पॉलीमर, पॉलीएस्टर एक मैन मेड पॉलीमर है। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे? संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा प्रकार है अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब इनके नाम से पता चल रहा है, सेमी सिंथेटिक मीन गॉड गिफ्टेड जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें कुछ केमिकली कन्वर्जन कर देते हैं, उनको अपडेट कर देते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हो जाएंगे। अर्थात ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रूपांतरित किया जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको अभी, वल्नीकृत रबर, ये प्राकृतिक लैटेक्स से जो रबर प्राप्त होता है वो घिसने वाला होता है, तनन सामर्थ्य कम होती है। इन गुणों को सुधार करने के लिए प्राकृतिक जो रबर है उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को वल्नीकरण कहते हैं और प्राप्त रबर जो है वल्नीकृत रबर कहलाता है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही आपका और एग्जाम्पल लेना चाहिए, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट जिसको गन कॉटन बोलते हैं, गन कॉटन बोला जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। ऐसे ही सेलुलोज डाई एसीटेट, सेलुलोज डाई एसीटेट किसके एग्जाम्पल हो जाएगा? जिसको अपन रेयन बोलते हैं सिंपली, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये अर्ध संश्लेषित बहुलकों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन लेने से पहले प्राकृतिक जो प्रकृति से गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में और जंतुओं में पाए जाते हैं। संश्लेषित जिनको प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित किया था, बिल्कुल सॉफ्ट इनके नाम से पता चल रहा, कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता। हाँ, इनके एग्जाम्पल जैसे जैसे अपन वर्गीकरण आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इनके एग्जाम्पल को प्रॉपर याद करना जरूरी है, और वो भी जहाँ तक है ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप रेगुलर उनको रिवाइज करें तो इनको इजी वे में कर सकते हैं। फिर है अर्ध संश्लेषित, ऐसे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रूपांतरित करते हैं, अर्ध संश्लेषित हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल।
तो बहुत सिंपल। फिर लेते हैं इनका, क्या प्रोटीन, एक क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क का, क्या प्रोटीन नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर है? कौन सा पॉलीमर इनमें से? आपको इसका सॉल्यूशन करना, सॉरी, पहला वर्गीकरण आपका यहां कंप्लीट हुआ। अब अपन दूसरे प्रकार का वर्गीकरण शुरू करते हैं एकलकों के आधार पर, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। इसके आधार पर बहुलक है वो दो प्रकार के, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का। पहला है समबहुलक, होमोपॉलीमर, 2016 के पेपर में आया, वही 2016 के पेपर में आया हुआ, बाद में भी आया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। समबहुलक और सहबहुलक काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वर्गीकरण अभी बताया था आपको, चार्ट में बता दिया। ऐसे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक निर्माण करती है, ऐसे बहुलकों को समबहुलक कहते हैं। जैसे एथीन से पॉलीथीन का बनना, इसकी एन इकाइयां आपस में बहुलीकृत हो, ऑक्सीजन उच्च दाब, इन कंडीशन में ये एथीन है और ये बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन को सिंथेसाइज्ड कर रही है। तो पॉलीथीन में एकलिक इकाइयां एक ही प्रकार की हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समबहुलक। ऐसे ही विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ये Cl, ये आपस में बहुलीकरण की प्रक्रिया करें या बहुलकन, और आपस में मैंने बताया ना, जो कार्बन डबल बॉन्डेड अटे जुड़े हुए हैं उनमें से पाई बॉन्ड खुलेगा और उनको ऐसे शो करना है, Cl को नीचे शो करेंगे। इसके बारे में आपको बता दिया, वही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आगे भी आप ध्यान रखेंगे। मोनोमर से पॉलीमर बनता है, तो द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह वाले या डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले जो मोनोमर्स होते हैं उनसे आप किस तरह से ये पॉलीमर बनाओगे, पॉलीमर की स्ट्रक्चर को राइट करोगे, इसमें ये बात आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी काम आएगी। इसको बोलेंगे अपन पीवीसी। अब आप देखिए पीवीसी में एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, वाइनिल क्लोराइड। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? समबहुलक के हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, समबहुलकों के नामकरण जब करते हैं तो एकलकों के नाम से पहले पोली जोड़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको पुनः रिपीट कर दूं, जब भी एकलकों का नामकरण करते हैं इन बहुलकों का, तो नामकरण में एकलक के नाम से पहले पॉली पूर्व लग्न लगाया जाता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, शॉर्ट फॉर्म पॉलीस्टाइरीन, प्राकृतिक रबर, पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉली कहाँ जोड़ा जाता है? समबहुलकों में नामकरण में एकलक से पूर्व लग्न लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें। दूसरा जो इसका एकलकों की संख्या के आधार पर जो बहुलक है, वो उसका जो उदाहरण ले, उसका जो प्रकार है वो कौन सा देगा? अभी बताया मैंने आपको, सहबहुलक या विषम बहुलक, कोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स, ये भी 2016 पे पेपर में आया, तो नाम से पता चल रहा है। ऐसे बहुलक जिनके निर्माण में असमान प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ती हैं सहबहुलक कहलाते हैं। उदाहरण नाइलॉन डबल सिक्स। डबल सिक्स का मीनिंग है इसकी एकलक इकाइयों में, दोनों एकलक इकाइयों में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ये भी बोर्ड में पूछा गया। ऐसे टेरिलिन, ऐसे ही बेकेलाइट, ऐसे ब्यूना ऐश, आगे इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्यूना एन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? सहबहुलक के हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ नाइलॉन डबल सिक्स वाला बता रहा हूँ। देखो नाइलॉन डबल सिक्स के मोनोमर हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी का मूल होता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। देखो ये मेथिलीन ग्रुप है, हेक्सा मीन्स ये 6 में, डाइअमीन मीन ये NH2 ग्रुप अटैच करना।
बिल्कुल सिंपल, नाम से आप बनाना सीखे आप इनकी स्ट्रक्चर। हेक्सामेथिलिन डाईएमीन, इसकी एन इकाइयाँ। एडिपिक अम्ल जो होता है उसमें 6 कार्बन होंगे, मैंने अभी बताया आपको। तो देखिए ये देखिए 145 और 16, ये है एडिपिक अम्ल। और ये है हेक्सामेथिलिन डाईएमीन। जब ये जुड़ती है तो देखिए बेटा, आप ध्यान से समझेंगे। हम पहली बार पॉलीमर के चैप्टर में रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यही रूल आगे भी काम आएगा। देखिए बेटा, क्या करेंगे अपन, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूं, इजी रहेगा। एक हाइड्रोजन और एक OH इधर से, ऐसे एक हाइड्रोजन और एक OH इधर से। तो जल के कितने अणु निकल गए? N अणु निकल गए। क्यों? N इकाइयां एकलकों के आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जल के अणु निकलने से देखिए बेटा, अब अपन पॉलीमर की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसको आपको ध्यान रखना। यहाँ क्या बच गया? NH, ये लीजिए NH। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2, तीसरा हाइड्रोजन निकल गया। इसको अपन इस तरह से डिनोटेट करेंगे। इस तरह की इकाइयां बहुत सारी आपस में जुड़ेंगी और बना हुआ बहुलक क्या कहलाएगा? नाइलॉन 666। अब इधर लिख दिया, इसके बाद अगली सेम लिख दीजिए, फिर NH, H निकल गए OH के साथ, फिर CO, OH निकल गए यहाँ से, फिर यहाँ CH2 का होल 4 और C डबल बॉन्ड ON। ये देखिए बेटा, बन गया आपका नाइलॉन 666। इसी मेथड से आगे भी आप काम करेंगे, ठीक है। आप किसी एक लक्ष्य बहुलक बनाते हैं, छोटा अणु निकल रहा नहीं निकल रहा, वो डिपेंड करता है उसके प्रकार पर। ये योगात्मक बहुलक भी, क्योंकि संघनन, क्योंकि इसके जुड़ने पर जल का छोटा अणु निकल रहा है, तो नाइलॉन 66 संघनन बहुलक का भी एक उदाहरण होगा। इस तरह से इनको मैच करके एक दूसरे से अटैच करके इनको पढ़े आप। वेरी सिंपल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा आप मेहनत करें, रेगुलर वीडियोस देखें, पूरा वीडियोस देखें। कोई बात समझ में नहीं आती तो पुराना दोबारा से वीडियो को शुरू से लास्ट तक दोबारा देखें, मेहनत करें। तभी तो जाते वक्त आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।